Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to just see the paper जो कि मॉडल पेपर आपके पास अवेलेबल है क्लास 10th के लिए फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे। हम उसको देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं और वो एग्ज़ाम में किस तरीके से आ रही हैं, उनको अटैम्प्ट करके देखेंगे कि आप लोगों ने कितना सीखा है अभी तक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए से। तो ये मॉडल पेपर आप लोगों की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, फेडरल बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, इसमें सेक्शन ए जो है वो 15 मार्क्स का है, आप लोगों को पता होगा इस बारे में। और सेक्शन ए का जो टाइम है वो 20 मिनट्स है। 20 मिनट्स के अंदर आपने 15 MCQs को अटैम्प्ट करना है, तो इसके लिए आपने अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम रोल नंबर लिखते हैं, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे जो हैं ये ऑलरेडी 9th में बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि ये इस शीट को कैसे फिल करते हैं, आप लोगों ने किया होगा ऑलरेडी। तो स्टार्ट करते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रोल नंबर है 1 2 4 5 9 6। तो हम इसके लिए हम ये कर लेते हैं कि अब हमने इसको फिल करना है। तो इसमें हमारा है 1, इसको हम इस तरीके से पहले 1 में लेके जाएंगे, पहले 1 के बबल को फिल करेंगे, फिर 2 के बबल को फिल करेंगे, फिर 4 के बबल को फिल करेंगे, बिल्कुल इसी तरह 5, और फिर 6। जैसे बचपन में स्कूल में आप लोग कलर्स फिल करते थे, बिल्कुल उसी तरह फिल करना है। इसको बीच में छोड़ नहीं देना कि हल्का सा करके जैसे ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, ऐसे नो, इस तरीके से आपने इसको नहीं करना, अपने प्रॉपर तरीके से बबल्स को फिल करना है, ठीक है। फिर जो भी वर्जन नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा आपने उसको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल 4 5 6 लिखा हुआ है, 4 5 6 7 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको फिल कर लेना है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर्स करने हैं। फॉर एग्जांपल योर नेम इज़ मसीरा, तो आप अपने नाम जो भी आप साइन करती हैं आपने वो साइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे इन्विजिलेटर सिग्नेचर, ये आपने वेट करना है, इन्विजिलेटर आएंगे आपके पास और आके खुद इस पर सिग्नेचर्स करेंगे। मेक श्योर इस पर साइन हुए में हो जब आप रिटर्न कर रहे हो अपनी फर्स्ट जो शीट है वो। अच्छा, इसके बाद आपको पता होगा कि सेक्शन ए क्या है। सेक्शन ए इज़ कंपल्सरी। All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the center superintendent. Deleting over writing is not allowed. Do not use lead pencil. अब देखें, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो आपने लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी चीज़ लिखने के बाद उसको आपने काट नहीं देना, ओवर राइटिंग भी अलाउड नहीं है। तो इस पेपर के अंदर ये आपके 15 MCQs हैं, इनके अंदर ना आप ओवर राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपने एक MCQ का आंसर गलत फिल कर दिया है तो आप उसको छोड़ दें फिर, क्योंकि वो अब आपने कर दिया है। अगर आप उसको ओवरराइट करते रहेंगे तो अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे होंगे और आपके मार्क्स तो उसमें आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। फिल द रिलेवेंट बबल अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। तो 15 क्वेश्चंस हैं, 15 मार्क्स हैं आपके सामने। हर MCQ मैं पढ़ूंगी, साइड बाय साइड आप लोग मुझे इसके आंसर बता सकते हैं और मैं इसको फिल करती रहूँगी, ठीक है, ताकि हमारी थोड़ी सी रिविजन भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं पहले MCQ से। Beware of a silent dog and still water. अब इस सेंटेंस के अंदर आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड स्टिल। तो आपने क्या करना है, जो ये वर्ड है स्टिल, आपने बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या ये नाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये वर्ब है, या फिर ये एडवर्ब है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आप मुझे अपना आंसर बताएं ताकि हम फिर साथ साथ देखते जाएं कि आप लोगों की कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है। ओके, अच्छा, तो मेरा ख्याल है अभी कोई स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है क्योंकि किसी का रिस्पांस नहीं आया।
अब देखें स्टिल वाटर क्या है, वाटर हमारे पास नाउन है और नाउन के साथ ये वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो आपके लिए आइडेंटिफिकेशन काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। नाउन तो ये हो नहीं सकता क्योंकि स्टिल नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग तो नहीं है ना, तो ये नहीं हो सकता। फिर एडजेक्टिव क्या ये हो सकता है, देखते हैं वर्ब और एडवर्ब। अब देखिए जो चीज़ नाउन को मॉडिफाई करी है, नाउन के साथ लग रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। वर्ब भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई एक्शन नहीं है, एडवर्ब भी नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब के साथ नहीं आ रहा, वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा या किसी और एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर रहा। तो किसके बारे में, स्टिल वाटर के साथ आ रहा है, वाटर इज अ नाउन, तो नाउन के साथ जो चीज़ आ रही है वो क्या है, वो हमारे पास एडजेक्टिव है। तो ये क्या होगा, आंसर वुड बी ऑप्शन बी, एडजेक्टिव। ठीक है, ये एडवर्ब नहीं होगा, आप देख लीजिएगा मसीरा। अच्छा, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन। अब ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, हमने इसकी एक सेपरेट क्लास भी की थी अगर आपको याद हो। अब आप मुझे बताएंगे इन सारे वर्ड में से इंटरजेक्शन क्या है, ब्यूटिफुली, स्मार्ट, वाओ, बिसाइड्स। ओके, वेरी गुड अमारा एंड मसीरा। यस, वाओ इज इंटरजेक्शन, ठीक है, क्या जो फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इमोशंस को शो कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए इन वर्ड्स को अंडरलाइन करी हूँ, उसको मैं उस पर सर्कल ड्रॉ करी हूँ या कुछ भी करी हूँ। आप लोगों ने एग्जाम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं करके आनी, आपकी शीट पे सिर्फ ये फिल होने चाहिए, इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ नहीं लिख सकते। ओके, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये हमने कर लिया है। आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन इन दिस सेंटेंस, आपने इस सेंटेंस के अंदर से कलेक्टिव नाउन को आइडेंटिफाई करना है। Emily's kindness brought joy to the crowd of children. Emily's kindness brought joy to the crowd of children. अब इस सेंटेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं, kindness, joy, crowd, children. अब आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि कलेक्टिव नाउन है। अब देखिए ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है जो पार्ट ऑफ स्पीच में से आ रहा है। काइंडनेस, जॉय, क्राउड या चिल्ड्रन। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर, क्राउड। तो ऑप्शन सी को हम इस तरीके से सर्कल कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस सेंटेंस। अब आपने मुझे बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा है। फ्रीक्वेंसी किस चीज को आंसर करती है, ये दिमाग में रखिएगा सबसे पहले। इन दिस सेंटेंस, यस शी ऑलवेज परफॉर्म्स वेरी वेल, यस, ऑलवेज, वेरी वेल, इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा। वेरी गुड, ऑलवेज इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन अब आप देखें, आपके पास ये भी क्वेश्चन कहां से आ रहा है, सॉरी ऑप्शन बी था, तो क्या है। अब देखिए ये गलत हो गया ना, मैंने देखे बगैर ही बस मैंने कहा अच्छा ओके ऑलवेज थर्ड पे आ रहा है शायद, तो मैंने थर्ड पे कर दिया। अब आपके पास एग्जाम में ये रेज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ओवरराइट का ऑप्शन नहीं है, तो आपने अगर कर दिया तो गलत हो गया। तो इसलिए आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना, पहले देख लेना है कि वो कौन से उसमें आ रहा है, बी में आ रहा है तो बी को कर दें, ठीक है, आराम से करना है। विच टाइप ऑफ वर्ब इज द अंडरलाइंड वर्ड वॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी वॉज रनिंग फास्ट। अब जो वॉज है इस सेंटेंस के अंदर वो कौन सी टाइप ऑफ वर्ब है, ठीक है, शी वॉज रनिंग फास्ट। अब ये वॉज है, ये रनिंग के साथ आ रहा है, मेन वर्ब रनिंग है, ठीक है, मेन वर्ब आपका क्या है, रनिंग है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइट। तो अब उसके साथ वॉज आ रहा है, क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या ये मॉडल वर्ब है, क्या ये बतानी है कि इनमें से कौन सी है। शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, ही केम बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल
आई विल गो टू स्कूल टुमारो। अब बहुत ऑब्वियस है, कंपाउंड प्रपोजिशन मतलब दो प्रपोजिशन इकट्ठे आ रही होती हैं, आपको ये पता है। तो किस में आ रही हैं हमें नजर, सिंपल है, सबसे क्लियर नजर आ रहा है ऑप्शन बी, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को सर्कल कर देंगे। ओके, अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पे। अच्छा, अब ये क्या है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब ये टेंसेस वाली बात आ गई हमारे पास। ठीक है, इससे पहले तक हमारे पास सारे जो जितने भी एमसीक्यूज थे वो सब के सब कहाँ से आ रहे थे, वो सब आ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, और अब ये आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आपके पास सेंटेंस है, बाय टुमारो शी डैश हर असाइनमेंट, शी कंप्लीट्स हर असाइनमेंट, शी कंप्लीटेड, शी हैज़ कंप्लीटेड, शी विल हैव कंप्लीटेड। अब आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब अगर आप इसमें, अगर आपको नहीं भी पता तो आपको ये नजर आ रहा है कि विल जो है वो फ्यूचर होता है और सिर्फ एक में ही विल आ रहा है, लेकिन आपने इस तरीके से सिर्फ तुक्का नहीं लगाना, आपने क्या करना है, आपने पहले स्ट्रक्चर अपने दिमाग में लेकर आना है कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उसको ठीक करना है। वेरी गुड अमारा एंड मसीरा, आप दोनों का आंसर ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन डी को यहाँ पे यूँ ठीक कर देंगे। अच्छा, विच पैटर्न इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपने मुझे बताना है कि कौन सा पैटर्न जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का है वो इसके अंदर यूज हुआ है। अब हमारे पास सेंटेंस क्या है, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स होमवर्क। अच्छा, अब आपके सामने जो ये सेंटेंस है इसमें आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वगैरह क्या क्या इसके अंदर यूज हो रहा है, या इसमें कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, या क्या हो रहा है, या खाली सब्जेक्ट वर्ब है। ठीक है, तो जो ये स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट तो नहीं है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें ऑलरेडी नजर आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स भी है और होमवर्क भी है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो हमारे पास आ रहे हैं। फिर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, वो तो है ही नहीं, ये तो हमें सबसे क्लियर नजर आ रहा है। फिर क्या है, यस, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब सब्जेक्ट एंड वर्ब तो नहीं है, तो ये बहुत सिंपल है, इसको गेस करना, इसको देखना, आप लोग बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। वेरी गुड मसीरा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिवल फ्रेज इन दिस सेंटेंस। अब क्या है, अब हम फ्रेजेस पे आ गए हैं, फ्रेज का क्वेश्चन आया है। ठीक है, द बुक ऑन द शेल्फ वॉज डोनेटेड बाय मिस्टर नासिर। द बुक ऑन द शेल्फ वॉज डोनेटेड बाय मिस्टर नासिर, विच वन इज द राइट आंसर। ओके, मसीरा का आंसर आ गया है। अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। तो इसके अंदर ऑन द शेल्फ के अलावा क्या कोई ऐसा चीज़ है जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हो, नहीं। तो इसका मतलब है कि बी इज द राइट आंसर। तो हम इधर क्या करेंगे, हम बी को यूं सर्कल करके फिल कर देंगे। ठीक है, अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब देखिए, जो फ्रेजेस वाला क्वेश्चन है वो एक और आ गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैरीज एन एडवर्बियल फ्रेज। अब पहले वो आपको सेंटेंस देके उसमें से कह रहे थे कि आप आइडेंटिफाई करें, अब वो कह रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर से बताएं कि एडवर्बियल फ्रेज कौन सा है। द मैन इन द ब्लू जैकेट इज माई फ्रेंड। द मैन इन द ब्लू जैकेट इज माई फ्रेंड। शी वॉक्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। द डॉग विद ब्राउन फर इज क्यूट। द केक ऑन द टेबल इज डिलीशियस। अब बताएं किस सेंटेंस के अंदर आपको लग रहा है कि एडवर्बियल फ्रेज है। और आप हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि आप मुझे ये भी बताएं कि वो एडवर्बियल फ्रेज है कौन सा। अब मसीरा ने कहा है 10th का ऑप्शन ए है, द मैन इन द ब्लू जैकेट इज माई फ्रेंड। अच्छा, अब आपको कैसे लग रहा है कि वो इसके अंदर आपके पास एडवर्बियल फ्रेज है। दिस इज नॉट द राइट आंसर मसीरा, आप थोड़ा सा गेस कर सकती हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, राइट।
ऑप्शन बी वुड बी द राइट वन, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। अब ये उसकी वॉक के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो डॉग विद ब्राउन फर, ये भी क्या है, ये भी आपके नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। द केक ऑन द टेबल क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, राइट। तो आपको क्या है, जो चीज़ नाउन को मॉडिफाई करी है वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, लेकिन जो वर्ब को मॉडिफाई करी है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो क्या होगा, वो एडवर्बियल फ्रेज होगा। तो हमारे पास क्या आंसर ठीक है, ऑप्शन बी, शी वॉक्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे फिल कर देंगे ऑप्शन बी के साथ। अच्छा, इन द सेंटेंस द क्रूअल बॉस वाज कनिंग इन हिज अप्रोच, व्हाट इज द कॉनोटेशन ऑफ कनिंग। अब आपको मैंने बताया था कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव दो तरह के मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। और जो डेनोटेटिव मीनिंग होता है वो डिक्शनरी मीनिंग होता है, और जो कॉनोटेटिव मीनिंग होता है वो आपका बेसिकली जो इमोशंस अटैच होते हैं, या फिर जो भी आप कह सकते हैं कि कल्चरल जो सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं वो आपकी कॉनोटेटिव मीनिंग के अंदर आती हैं। तो आपने यहाँ पे कॉनोटेशन मीनिंग बताना है, कॉनोटेटिव मीनिंग बताना है, तो आप बताएंगे कि कनिंग का यहाँ पे क्या मीनिंग है, क्या सिंपैथेटिक एंड ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट एंड डिसीटफुल, हार्ड वर्किंग एंड डिटरमिन्ड, काइंड एंड कंसिडरेट। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास ना जब वर्ड मीनिंग्स आते हैं तो कभी कभार, ये तो कनिंग तो बहुत ईजी वर्ड है, कभी कभार कोई मुश्किल वर्ड आ जाता है, तो एक पैटर्न होता है। देखिए, सिंपैथेटिक एंड ऑनेस्ट पॉजिटिव वर्ड है, डिसऑनेस्ट एंड डिसीटफुल नेगेटिव वर्ड है, हार्ड वर्किंग एंड डिटरमिन्ड ये भी पॉजिटिव है, काइंड एंड कंसिडरेट ये भी पॉजिटिव है। तो एक चीज़ जो नेगेटिव आ रही है, जो सब चीज़ों से अलग है, वो मीनिंग होगा। ये आप इस तरीके से गेस कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रिक आपकी वर्क करती है जब आपको मीनिंग ना आता हो, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ईजी था, आपने बहुत ईजीली इसको पिक कर लिया, तो ये ऑप्शन बी इज द राइट वन। अच्छा, फिर क्या है, द डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड लाइन इज, अब आपने मुझे बताना है कि लाइन का जो आपके पास डेनोटेटिव मीनिंग होगा वो क्या होगा। अ ब्रेव लीडर, अ वाइल्ड एनिमल, अ फियर्स वॉरियर, अ सिंबल ऑफ करेज। अब आपको मैंने बता दिया है कि डेनोटेटिव डिक्शनरी मीनिंग को कहते हैं, और कॉनोटेटिव होता है जो सिंबॉलिक होता है और जो बाकी चीज़ों के साथ हम अटैच करके मीनिंग करते हैं, वो होता है। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। वेरी गुड अमारा, वेरी गुड मसीरा, जी बिल्कुल। अ वाइल्ड एनिमल, अब देखें ये अ ब्रेव लीडर, अ फियर्स वॉरियर, अ सिंबल ऑफ करेज, ये सारे के सारे क्या है, सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें डेनोटेटिव मीनिंग चाहिए, हमें डिक्शनरी मीनिंग चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वाइल्ड एनिमल की तरफ जाएंगे। तो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। फिर है, व्हाट सेंस डज द वर्ड चाइल्ड लाइक मेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। चाइल्ड लाइक, ही फाउंड चाइल्ड लाइक जॉय इन द सिंपलेस्ट थिंग। अब इसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, इमेच्योर, इनोसेंट एंड प्योर, फुलिश, सिली। अच्छा, अब आपको पता है कि कुछ हर वर्ड के साथ ना एक मीनिंग अटैच होता है, कुछ वर्ड पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव कॉनोटेशन एंड नेगेटिव कॉनोटेशन। तो अब आपको ये देखना होता है कि जो वर्ड है वो आपको पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है या वो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चाइल्ड लाइक लिखा हुआ है, यहाँ पे चाइल्डिश लिखा होता तो वो नेगेटिव में जा रहा होता। चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश, दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। देखने में तो दोनों को हम बच्चों की तरह ही कह रहे हैं ना, चाइल्डिश भी बच्चों जैसा है और चाइल्ड लाइक भी बच्चे जैसा है, लेकिन चाइल्ड लाइक का मतलब पॉजिटिव कॉनोटेशन में जाता है और चाइल्डिश का थोड़ा सा नेगेटिव उसमें जाता है, ठीक है। तो क्या है, अगर चाइल्डिश होता तो फिर हम इमेच्योर कह सकते थे, राइट, लेकिन चाइल्डिश जॉय इन द सिंपलेस्ट थिंग्स, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि ये क्या है, ये इनोसेंट एंड प्योर है, दिस इज द राइट वन। तो सेकंड हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन बी वुड बी द राइट वन। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, विच सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेट्स अ मेटाफर। विच सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेट अ मेटाफर, आपने मुझे बताना है कि इन चारों में से मेटाफर क्या है। द विंड हॉल्ड थ्रू द ट्रीज, द क्लासरूम वॉज अ जू, शी सिंग्स लाइक अ बर्ड, ही इज एज टॉल एज अ जिराफ। अब देखिए, द विंड, जो अगर हाउलिंग ऑफ विंड की बात करें तो वो क्या आपको दिमाग में लेकर आ रही है, ठीक है। और द क्लासरूम वॉज अ जू, वो क्या आपके दिमाग में लेकर आ रहा है, शी सिंग्स लाइक अ बर्ड एंड ही इज एज टॉल एज अ जिराफ। तो इसमें से राइट आंसर, वेरी गुड बोथ ऑफ यू अमारा एंड मसीरा, द राइट आंसर इज द क्लासरूम वॉज अ जू। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेटाफर के अंदर हम डायरेक्टली एसोसिएट कर देते हैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ,
ठीक है। ये जो लाइक है ये सिमिली में चला जाता है, एज क्या है ये भी सिमिली में चला जाता है, ठीक है, और उसके अंदर तो डायरेक्टली एसोसिएट कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ख्याल रखना है, बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस होंगे लेकिन आपने उसको देखना है कि कौन सा आंसर ठीक है। सॉरी। अच्छा, फिर हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है, which sentence depicts personification? Which sentence depicts personification? It was as easy as ABC. Life is a game. Tipu Sultan was a lion when he fought in war. The trees waved their arms in the wind. तो इनमें से कौन सा आंसर आपके पास ठीक होगा या आप मुझे बताएंगे? Which one is the right one? Okay. Hello? Am I audible now? Okay. अच्छा, मैं आपको ये कह रही थी कि देखिए अभी हमने 15 MCQs हमने सॉल्व किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, और हमने कितनी देर में किए हैं? हमारे पास कितना टाइम अब हमारी क्लास को स्टार्ट हुए हुआ है? 20 मिनट्स, और आपके पास 20 मिनट्स ही होते हैं इन MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए। अब देखिए हमने कितनी डिस्कशंस की हैं, हमने कितना टाइम इस पर लगाया हर चीज़ को डिस्कस करने में, मैंने आप लोगों के रिस्पॉन्स का वेट किया, और उसके बावजूद हमें 20 मिनट्स लगे हैं इनको इतनी डिटेल में डिस्कस करके करने में। तो आप लोगों ने अपना टाइम आराम से लेना है और उसके बाद आप लोगों ने इनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बहुत जल्दी नहीं करनी कि आप लोग करके बैठ जाएं, नहीं। जिस तरीके से अभी हमने टाइम लगा के किया है, हर एक ऑप्शन को डिस्कस करते हुए किया है, तो 20 मिनट्स आर इनफ इन 15 MCQs के लिए, ठीक है, मोर देन इनफ है। अच्छा, और इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी की सारी चीज़ें कि आप लोगों ने इसको किस तरीके से करना है। एक और बात, आपने देखा होगा इसके अंदर ना एक ऑब्वियस पैटर्न बन रहा था कि मोस्ट ऑफ द MCQs थे उनका आंसर बी वगैरह में आ रहा था, ठीक है, बी बहुत ज़्यादा थे। तो आपने एग्जाम के अंदर ऐसे किसी पैटर्न को देख के अपने ऑप्शंस को, बहुत सारे ऑप्शंस जो आपको नहीं आ रहे उनको बी नहीं कर देना, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आपको लग रहा हो कि बी ऑप्शन आ रहा है। तो ये कभी कभार हो जाता है, ऐसे कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन आपने हमेशा ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे ऑप्शंस बी आ रहे हो। ऐसा नहीं था कि सब में बी था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थे जो बी आ रहे थे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स और नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो अभी हमने MCQs जो थे उनको हमने अटेम्प्ट किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सेक्शन बी को। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास जो पहला पोर्शन है सेक्शन बी का, दैट इज़ ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, राइट। तो पहले हम देख लेते हैं पूरे पेपर को कि इसके अंदर हमारे पास कितना टाइम है और हमने कितने टाइम के अंदर इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। अच्छा, 20 मिनट्स हमने पिछले वाले पार्ट को दे दिए थे सेक्शन ए को। अब हमारे पास 2 hours and 40 minutes बच गए हैं। अब जो ये 2 घंटे 40 मिनट है, इसमें से अगर हम इस तरीके से डिवाइड कर लें कि 1 hour और 20 मिनट्स हमारे पास एक पोर्शन के हैं एंड 1 hour 20 मिनट्स फॉर दी अदर पोर्शन, तो आप इस तरीके से भी डिवीजन कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि 39 मार्क्स का ये वाला पोर्शन है और जो आपका सेक्शन सी है वो 21 मार्क्स का है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 1 hour 30 मिनट्स इस पोर्शन को दे दें और 1 hour 10 मिनट्स आप दूसरे पोर्शन को 1 hour 30 मिनट्स इसको दे रहे हैं एंड 1 hour 10 मिनट्स आप दूसरे वाले पोर्शन को दे रहे हैं। और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 1:30 आप इसको दे रहे हैं, ठीक है, और 1 hour दूसरे पोर्शन को दे रहे हैं और 10 मिनट्स आप रिविजन को दे रहे हैं। इट्स अप टू यू। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितना टाइम कितने पोर्शन को दे रहे हैं। आपने सेंडिप्स एग्जाम भी दिए होंगे, प्री बोर्ड्स भी दिए होंगे और आपने 9th का पेपर भी दिया है, तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि आप किस पेपर के अंदर, किस पार्ट के अंदर कितना टाइम लगाते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने टाइम देख लिया और टोटल मार्क्स हमें पता है कि 60 हैं। अच्छा, आंसर ऑल पार्ट्स फ्रॉम सेक्शन बी एंड ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन सी ऑन द ई शीट। राइट योर आंसर्स इन द अलॉटेड गिवन स्पेसेस। आप देखें जो आपको स्पेस अलॉट हुई है आपने उसके अंदर ही अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब आपके पास ये ई शीट इस तरीके से आती है,
फिर से कहूँगी कि 10th वाले बच्चे ऑलरेडी इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो उनको आइडिया है कि इसको कैसे फिल करना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को आंसर करना है। सबसे पहले तो आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, वही जो आपका रोल नंबर है जो आपको बोर्ड ने दिया है, 3 4 5 9 8 6 7 जो भी आपने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि आपने बबल्स को इस तरीके से फिल करना है कि कोई स्पेस खाली ना बचे, और कोशिश करें कि बाहर भी आप इसमें से ना निकलें। इस तरीके से आप इसको फिल कर देंगे प्रॉपर, जो आपके रोल नंबर को यहाँ पर शो कर रहा होगा। वैसे तो मुझे पता है आप लोगों ने इस पेपर को ऑलरेडी भी सॉल्व किया होगा घर पे प्रैक्टिस के लिए, या आप लोगों ने स्कूल में डिस्कस किया होगा, आपके टीचर्स ने इनको डिस्कस किया होगा, क्योंकि मॉडल पेपर्स इसीलिए आप लोगों को दिए जाते हैं ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस तरह से करें, आपको पता हो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। अच्छा, फिर हमारे पास ये लास्ट बच गया है, हमने इसको इस तरीके से फिल कर देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन चीज़ों के अंदर, इनको आराम सुकून से आप करेंगे। अच्छा, नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? SSC 2। फिर उसके बाद सब्जेक्ट पेपर कौन सा है आपका? इंग्लिश है, आप इंग्लिश लिख देंगे। फिर डेट क्या है? आज 3 मार्च है, तो आप इसको इस तरीके से 3 मार्च 2026 यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपकी जो OMR शीट नंबर होगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे, आपकी जो भी OMR शीट का नंबर होगा आपने उसके ऊपर यहाँ पे लिख देना है, जो पिछली शीट आपके पास आई थी। फिर यहाँ पे इसको आपने छोड़ देना है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है वो आएँ और आके इसको साइन करके जाएं, ठीक है। मेक श्योर दिस। अच्छा, बाकी इसमें से कोई चीज़ आपने खुद फिल नहीं करनी, आपने इसको छोड़ देना है फॉर द एग्जामिनर, वो आपको आपकी इन सब चीज़ों को फिल कर देंगे। अच्छा, अब आप आते हैं इस पेज पे आपने कुछ नहीं लिखना, नॉट फॉर यूज़ आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा। इसी तरीके से इस पेपर को आपने ब्लैंक छोड़ देना है। फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड इस पेज पे जो क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 1 लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो एग्जाम में है वो क्या है? वो है आई थिंक ये क्लोज हो गया है, तो हम इसको दोबारा से रीओपन कर लेते हैं। हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 5 पेजेस दिए गए हैं, तो आप अगर इसमें बहुत ज़्यादा भी लिखते हैं तब भी आपके पास यहाँ पर 5 पेजेस कंज्यूम नहीं हो सकते, ठीक है। आप 2 पेजेस कंज्यूम करेंगे, 3 करेंगे, मैक्सिमम 4 भी कर लें। जो पेज आपका बच रहा है उस पर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, आपने क्वेश्चन नंबर 3 को जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर लिखा है आपने वहीं पर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये देखें एक पूरा का पूरा पैसेज आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पैसेज आते हैं वो 250 से 300 तक आपके वर्ड लिमिट के पैसेज आपके पास एग्जाम में दिए जाते हैं। अच्छा, आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, आपके 39 मार्क्स का जो आपका सेक्शन बी है, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन था हम जिसको भी डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास एक पैसेज दिया जाएगा जो 250 to 300 या 350 तक वर्ड्स में जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये पैसेज आपको दिया जाएगा। इस पैसेज के अंदर आपके पास क्या क्या उन्होंने आपको करने के लिए कहा गया है, हम ये देख लेते हैं। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 अपेंडेड टू इट 6 + 4 × 3। इसका मतलब ये है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 है और जो बाकी 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं वो भी आपने इसमें करने हैं। टोटल 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट प्रेसी राइटिंग कैरीज 6 मार्क्स, 5 + 1 मार्क्स, while the rest of the questions carry 3 मार्क्स ईच। अब आप देखें कि जो आपके पास जो प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का है, जिसमें से 5 मार्क्स आपके प्रेसी के हैं, समरी के हैं, और 1 मार्क जो आपके पास है वो आपके पास टाइटल का है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से करना है। आपको मैंने तरीका बताया था कि किस तरीके से आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को रीड करते हैं, उसी तरीके से हम इस पैसेज को रीड करेंगे और उसी तरह से हम उन क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। अच्छा, अब पैसेज आप लोगों के सामने है, आप ये कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया था उस तरीके के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पहले सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसी पैराग्राफ के आखिरी सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे।
फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में भी आप यही करेंगे और उसी तरह आप लास्ट सेंटेंस को भी अंडरलाइन कर देंगे। पाकिस्तान इज अमंग द 10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज, ठीक है, ये भी हमने क्या कर दिया, हमने इसको भी अंडरलाइन कर दिया। उसी तरीके से हमने लास्ट सेंटेंस को भी अंडरलाइन कर दिया। और इसी तरह आप क्या करेंगे, अपने लास्ट सेंटेंस को भी अंडरलाइन करते जाएंगे। इसमें तो है 2 सेंटेंस, एक पहला और एक आखिरी। अच्छा, इससे क्या होगा, आपके हर एक पैराग्राफ की जो फर्स्ट और लास्ट लाइन है ना, जो टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होती है, बेसिकली ये दोनों चीज़ें आपको आपके पूरे पैराग्राफ की समरी दे देती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, हर पैराग्राफ की पहली और आखिरी लाइन आपने पढ़ ली, इसका मतलब आपको आइडिया हो गया कि ये पूरा का पूरा पैसेज किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। जब आपको ये आइडिया हो गया तो आपको पता होगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है। ये आपने इसको स्किम कर लिया, आपने इसको एक हल्का सा पढ़ लिया, उसी तरह फिर आप जाएंगे और आप इसकी प्रेसी लिखेंगे। अब प्रेसी लिखने का क्या तरीका है, ये आप अगर अपने मॉडल पेपर की थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, आई गेस पेज नंबर 31 है, ठीक है, आप लोगों की जो पूरी की पूरी फाइल अपलोड हुई हुई है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे, आप उसमें जाएंगे ना पेज नंबर 31 पे, तो वहाँ पर आपके पास जो पेज आएगा वो ये वाला पेज होगा, ठीक है। इस पेज पे आपको जो गाइडलाइन दी गई है कि आप लोगों के पेपर में डिमांड क्या की जा रही है, जो क्राइटेरिया है वो क्या है, तो वो जो क्राइटेरिया है ना वो ये लिखा हुआ है कि आपका जो सेक्शन 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या मांगा जा रहा है। द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ प्रेसी टिपिकली डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, बट फॉर एकेडमिक पर्पस अ प्रेसी इज अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। तो आप लोगों की जो प्रेसी है वो 1/3 होनी चाहिए। 1/3 का मतलब ये है कि जितने वर्ड्स हैं आपको उसे 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, 1/3 होगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, द प्रेसी मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन टेक्स्ट, presenting well organized and concise content with clear logical transition. Additionally, it must be precise, grammatically accurate and lexically appropriate, ensuring coherence throughout. तो आपने क्या करना है, अब आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों की जो प्रेसी है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो उसमें कोहेरेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसकी ट्रांजिशन है वो बहुत स्मूथली होनी चाहिए, उसमें जो आपकी वर्ड्स हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ठीक है, और उसमें जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। ये आपने इस तरीके से हर एक चीज़ का ख्याल रखना है। इस चीज़ को देखते हुए ना मैंने एक आपका क्राइटेरिया बनाया है। ये जो उन्होंने डिमांड की है ना कि 5 मार्क्स आपको इस बेसिस पे मिलेंगे, तो वो किस तरीके से मिलेंगे वो आपको सैम्पल रिस्पॉन्स भी बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, आप में इसके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया। अब जो प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन है आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, और वो मार्किंग ब्रेकडाउन किस तरीके से हो रहा है, जो कंटेंट कवरेज है, मेन आइडियाज़ आपने जो लिखे होंगे उसके 2 मार्क्स होंगे, फिर जो उसमें कंसाइजनेस है, टू द पॉइंट आपने रहना है, उसकी जो लेंथ है 1/3 होगी, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर क्या है, आपने उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखा है, आपने उसके अंदर कोहेरेंस लेकर आए हैं, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। फिर ग्रामर और वोकैबुलरी एक्यूरेसी का 1 मार्क है। फिर आपने सूटेबल टाइटल लिखा है जो कि उसके अप्रोप्रिएट है, तो 1 नंबर आपको उसको मिलेगा, ठीक है। इसमें फुल मार्क्स लेने के लिए आपने पैसेज को 2 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपने उसके अंदर से मेन थीम्स को आइडेंटिफाई करना है, आपने एग्जाम्पल्स को, रेपिटेशन को, स्टैटिस्टिक्स को सबको रिमूव कर देना है, ठीक है। ये बात मैं आपको बहुत डिटेल में पहले समझा चुकी हूँ। फिर आपने उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना, बहुत बड़े बड़े चंक्स नहीं उठाने, सेंटेंसेज नहीं उठाने। आप कीवर्ड्स उठा सकते हैं, फ्रेजेस उठा सकते हैं, ठीक है, क्लॉजेस भी कभी कभार आप उसमें से ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्लॉजेस आपने नहीं उठाने, ठीक है, वो सेंटेंस की तरह ही आ जाएगा, तो वो आपने नहीं करना। आपने कोशिश करना है कि आप डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ के एक एक सेंटेंस बनाएं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं, ठीक है, और अपने वर्ड्स के अंदर उसको लिखने की कोशिश करें। फिर वर्ड लिमिट आपकी इसकी 80 to 90 वर्ड्स बनती है, जो अगर आप स्टैंडर्ड देखें ना जो आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और जितना छोटा लिख सकते हैं उतना छोटा लिखने की कोशिश करें और रेलिवेंट लिखें, ठीक है, और टाइटल आपका रेलिवेंट होना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि टाइटल लिखने का तरीका क्या है, 3 वर्ड्स में टाइटल लिखे हैं, वो सब कुछ आपको डिटेल्स याद होंगी। अगर नहीं आपने वो क्लास ली थी तो आप प्लीज़ दोबारा जाके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की क्लास दोबारा ले लें। अच्छा, इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हैं, आपने लाइंस को पैसेज में से कॉपी नहीं करना, ठीक है, बहुत लंबा नहीं लिखना कि आपके पास जगह बहुत ज़्यादा है कि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, नहीं। इसका मकसद ही ये है कि आप उसको समराइज़ करें, आप उसको छोटा करके लिखें, ठीक है। अच्छा, फिर अपने मेन आइडिया को बिल्कुल मिस नहीं करना, आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मेन आइडिया क्या है, एग्जांपल्स वगैरह को निकाल के बाकी चीज़ों को आपने उसमें लिखना है। तो इस तरीके से ये एक सैम्पल रिस्पॉन्स है
जो कि उस पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज के बारे में सारा का सारा लिखा हुआ है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान, ये आपने टाइटल दे दिया और आपने उसको इस तरीके से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, सही है। अच्छा, फिर हम आते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। इस तरह ना, अगर आप इस फोल्डर को खोलेंगे, इस फाइल को खोलेंगे, तो इसमें आपको सारे क्वेश्चंस की डिटेल्स लिखी होंगी कि हर क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या डिमांड की जा रही है, उसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस फोल्डर, ठीक है। तो आप इस फोल्डर को, इस फाइल को ज़रूर देखिएगा, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोडेड है। मैंने उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये 5-6 पेजेस निकाले हैं, जो कि आप लोगों के क्वेश्चन पेपर जिसके अंदर था, ये मॉडल पेपर, और इसके साथ साथ उसके अंदर इसका सारा क्राइटेरिया कि एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, वो सब कुछ है, ताकि मैं आप लोगों को एक आइडिया दे सकूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सम ऑफ द की इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। अच्छा, अब आपसे उन्होंने पूछा है की इम्पैक्ट्स पूछे हैं क्लाइमेट चेंज के और सोसाइटी और एनवायरनमेंट पे। आपने देखना है कि आपसे बात क्या की पूछी जा रही है। उसी तरह उन्होंने आपको एक ऑप्शन दिया है जो कि इंटरनल चॉइस होगी। इन दोनों क्वेश्चन में से आप कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके एग्जामिनर को तो पता नहीं चलेगा कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अपना क्वेश्चन भी लिख लें। अगर आप नहीं लिख सकते तो इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, ये हेडिंग दे के लिख लें, लेकिन आपने उसका कोई ना कोई कीवर्ड या क्वेश्चन वर्ड्स आपने ज़रूर लिखने हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाट आर सम ऑफ डॉट डॉट डॉट, और एंड पे आप जो आखिरी द एनवायरनमेंट लिख दें। इससे भी आपके एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। वो जो स्पेस आपको दी जा रही है आपके इसके अंदर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो आप इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आपने इस तरीके से क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। और फिर आपने उसके पास यहाँ पे अपना आंसर, और यहाँ पे आपने सारा अपना आंसर लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है, अटेम्प्ट करना है। फिर हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। आपने इसी तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, आपको पता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने उसके अंदर 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स इनफ, ठीक है, 2 to 3 पॉइंट्स आर इनफ। अच्छा, अब आपके पास 2 मार्क्स पॉइंट्स के हैं, 1 मार्क आपके पास उसका है ग्रामर वगैरह का, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं जो आपका सैम्पल रिस्पॉन्स भी, उसको भी देख लेते हैं, और हम ये भी देख लेते हैं कि आपको मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे इस पेपर के अंदर। अच्छा, रेलेवेंस टू क्वेश्चन, अगर तो आपका आंसर जो है वो रेलेवेंट है, कंप्लीट आंसर आपने लिखा है, 2 to 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपने दिए हैं, आपकी ग्रामर एक्यूरेट है, क्लियर इंटरप्रिटेशन है, तो आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपकी ग्रामर ठीक नहीं है, पॉइंट्स ठीक है, तो 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ख्याल रखना है। आपने 2 से 3 पॉइंट्स नहीं लिखे, आपने सिर्फ 1 पॉइंट लिखा है, तो हो सकता है आपको 2 मार्क्स मिल रहे हो या 1 मार्क मिल रहा हो। इट डिपेंड्स कि आपकी ग्रामर उसमें ठीक है या नहीं, ठीक है। फिर उसी तरह सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको इसी तरीके से मार्क्स मिलेंगे। वोकैबुलरी के अंदर 1 वर्ड आंसर करना होता है आप लोगों ने, या फिर आप उसके अंदर एक स्टेटमेंट के अंदर भी आंसर कर सकते हैं, अगर आप उसको अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर करके आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस को करना है। वही बोल्ड एंड अंडरलाइन, ये जो कोई से भी 3 वर्ड्स के आपने मीनिंग लिखने हैं। वर्ड्स इतने डिफिकल्ट नहीं होते, अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो आप कॉन्टेक्स्ट से भी गेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सबसे पहले तो आप अपनी शीट पे जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। चाहे आपके पास कितनी सारी स्पेस बाकी है, उसको आपने इस तरीके से यूटिलाइज नहीं करना कि आप उसमें लिख लें। आप उस पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि आपकी ये स्पेस जो है वो यूज़ नहीं हो रही। ये 4 पेज नंबर 4 भी और ये 5 भी, यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 2 की स्पेस थी। अब यहाँ पर, ठीक है, अगेन वही बात कहूँगी कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 1 और 2। आप इसको 1 को भी मेंशन कर सकते हैं, 2 को जो भी आप अटेम्प्ट करना चाहें, और दूसरे तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, आई क्राइड फॉर अ व्हाइल डॉट डॉट डॉट, और एंड पे आप लिख दें हर हार्ट ऑफ साइट, ठीक है। ये आपको पता है कि आपकी बड़ी फेमस पोइट्री जो हम लोगों ने पढ़ी थी ब्लू, उसमें से ये आपके पास ये स्टेंजा आया हुआ है। आपने इसको इस तरीके से करना है, और आपने ये ट्राई अगेन में से आया हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को, जिसमें जो भी आपको ईजी लगे आप उसकी पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और पैराफ्रेजिंग करने के लिए आपके पास क्या आपने उसमें क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ें, पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा
स्लैश पोइटिक एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। ये पोइटिक एक्सट्रैक्ट्स है या स्टेंजा है, आपने उसको क्या करना है, आपने उसको पैराफ्रेज करना है। अब देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और पैराफ्रेजिंग है। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, आपने आसान अल्फाज में उसको लिख देना है, ठीक है, सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। पोइट्री है जैसे नसर करते हैं उर्दू में, ठीक है। आपने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, तशरीह नहीं लिखनी, ओके। फिर हम जाएंगे अपने सैम्पल रिस्पॉन्स की तरफ। पहले हम उसमें देख लेते हैं कि हमने उसमें कितनी लेंथ लिखी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसका जो डिमांड है। ये देखिए 1 2 3 4, और ये 4 लाइन्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि इसकी ठीक तरीके से फॉर्मेटिंग नहीं हुई हुई। अदरवाइज अगर आप इसको देखें तो ये 3 लाइन्स के अंदर आपके आराम से आ जाएगा। आप क्योंकि आपने हैंड रिटन लिखना होगा तो 4 to 5 लाइन्स आर इनफ, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप लिख रहे हैं तो आप सोचेंगे आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रहे हैं जो कि नेगेटिव मार्किंग में भी जा सकता है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से लिखना है। अब मैं आपको एग्जामिनर क्या डिमांड करता है वो और मार्किंग क्राइटेरिया दोनों चीज़ें आपको साथ ही दिखा देती हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि एग्जामिनर ने क्या कहा है इसके बारे में, खुद जो आपको फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। Students are required to paraphrase any one of the given 2 stanzas या poetic extracts with a difficulty level of SSC 2. An attempt primarily demonstrating a thorough understanding of the given stanza coupled with an excellent command of language, structure and expression will be awarded the highest marks. ठीक है। अब क्या है कि आपके पास जो भी स्टेंजा आएगा आपने उसके अंदर अपनी एक्सेलेंट कमांड ऑफ लैंग्वेज शो करनी है, आपका स्ट्रक्चर, आपका एक्सप्रेशन, सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अगर आपने क्या किया है, आपने इसको जो आपने पैराफ्रेजिंग हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, वही 4-5 लाइनें आप इसके अंदर लिख कर आते हैं तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जो इसके अंदर जो क्राइटेरिया है, ओके वो बंद हो गया है, हम इसको फिर से ऑन कर लेते हैं। ये अच्छा, ये हमारा मार्किंग क्राइटेरिया है। ये देखिए, अगर तो आपके पास ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपने क्या किया है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेंजा है, आपने अपने वर्ड्स में लिखा है, आपने क्लियर एक्सप्रेशंस यूज़ किए हैं, करेक्ट ग्रामर यूज़ की है, तो आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आपने आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी वीक है, आपके एक्सप्रेशंस क्लियर नहीं है, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। आपने ओरिजिनल लाइंस को कॉपी नहीं करना, अपने आइडियाज़ को सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखना है और अपनी टोन को बिल्कुल उसी तरह रखना है जैसे उस पोइट्री के अंदर यूज़ की गई है, ठीक है। मीनिंग्स को चेंज नहीं करना और आपने उसकी समरी नहीं लिखनी या आपने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर हम दोबारा अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरफ आते हैं। ओके, अब जो पार्ट बी है वो भी पोइट्री में से है। अब इस वाले सेक्शन के अंदर रीड द फॉलोइंग पोएटिक एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस अपेंडेड टू एनी वन ऑफ देम। आपके पास 2 पोएटिक एक्सट्रैक्ट्स हैं या स्टैंजाज हैं, आपने उसको देखना है और फिर उसके बाद ये मदर नेचर में से आया हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने उसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 3 एंड पे आपने उनको आंसर करना है। अब ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये उस पोइट्री के जो एक छोटा सा पार्ट दिया जाएगा उसमें से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपने उसको आंसर करना है। ये बहुत आसान होते हैं। इसमें आपसे किसी वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है, किसी लाइन का मीनिंग पूछा जा सकता है, कोई फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में पूछा जा सकता है, राइमिंग स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपसे यही चीज़ें पूछी जाएंगी जो इसमें पूछी गई हैं। तो इसमें क्या है, क्योंकि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स आपने लिखने हैं हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट, ठीक है। 2 पॉइंट्स आर एनफ। इसमें आपकी ग्रामर ठीक होगी, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट होगा, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूजिंग क्लूज हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब आपने क्या करना है, आपने ऑक्सिलरी वर्ब्स, आपको पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, वो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों को शो करते हैं, एबिलिटी को, परमिशन को, रिक्वेस्ट को, कोई भी ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, सजेशन हो सकती है या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन हो सकती है। तो इन सब के आगे उन्होंने आपको लिखा भी है कि आपको कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को इसमें यूज़ करना है। अब मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं यहाँ पे, इसका हमारे पास मॉडल रिस्पॉन्स, सैम्पल रिस्पॉन्स। अब ये देखें यहाँ पर नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, वेयर इज दैट, मार्किंग क्राइटेरिया। अब ये देखें,
अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास ये ऑलरेडी लिखा गया है कि आपने एबिलिटी क्या होती है? कैन। एबिलिटी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैन, परमिशन के लिए मे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड या वुड यूज़ करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट यूज़ करते हैं, ऑट टू भी करते हैं, बट एडवाइस, शुड एंड प्रेडिक्शन विल। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सा मॉडल वर्ब हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये एक छोटा सा जो टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है ये आपको ठीक से आता है तो इस क्वेश्चन के अंदर आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इजीली इसमें 4 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। अब देखिए, ही डैश लिफ्ट हिज हैवी बॉक्स विदाउट एनी हेल्प। अब आपने उसकी एबिलिटी बता रहे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एबिलिटी के लिए आप क्या यूज़ करते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? आई एम आस्किंग यू, अमारा एंड मसीरा, दो स्टूडेंट्स हु आर लाइव एट द मोमेंट, आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी। अच्छा, ओके, तो ही कैन लिफ्ट हिज हैवी बॉक्स विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, उसी तरीके से जो बाकी क्वेश्चंस हैं, परमिशन है, वो आपको पता है कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि उन वर्ड्स को आप यूज़ करते वक्त इनको यूज़ करते हुए आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल परमिशन है तो मे आई यूज़ योर फोन फॉर अ मिनट, और इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। जो जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं आप उनको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आते हैं हम अपने इसी क्वेश्चन के पार्ट बी पर। अब ये जो पार्ट बी है ना, जिस तरीके से वो भी पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट था, ये भी आगे उसी में से ही आ रहा है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में से ही कुछ चीज़ें आपके पास आ सकती हैं, जैसे एडवर्ब है। तो अभी तो इन्होंने इसमें यहाँ पे एडवर्ब ही लिखा है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर जाएं, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, part A is based on the appropriate use of modal auxiliary verbs, for example may, can, will, with the help of given clues, hence जो भी आपको hints दी जाएंगी। ठीक है, may is used for permission and will is used for future prediction। ठीक है, ये आपने कर लिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, of the given 6 blanks using the appropriate modal auxiliary verbs, ये तो आपके पास वही आ रहा है। However, it may be noted that the other grammatical items of identical nature mentioned in the SLOs for SSC 2 may also be examined in the question paper। अब इस बात का, और अगर आप इस बात को देखें इस क्वेश्चन के अंदर भी, however it may be noted that the grammatical items of identical nature mentioned in the SLOs for SSC 2 may also be examined in the question paper। इस बात का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे एडवर्ब्स ही आए और आपके पास यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ही आए। ठीक है, ठीक है मसीरा, मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, तो अब आप लोगों ने पहले आप ये बात समझ लें कि आपके पास अगर एक जगह पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आ रहे हैं और एक जगह पर आपके पास एडवर्ब्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम के अंदर यही दोनों क्वेश्चन आएंगे। इसकी जगह आपके पास नाउन पे क्वेश्चन भी आ सकता है, वर्ब का भी आ सकता है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस का भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो ग्रामर पोर्शन है जिसमें आपके पास ये अभी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही यहाँ पर लिखे गए हैं, तो इनमें से कोई भी चीज़ या फिर बाकी आपके एसएलओ में से कोई भी चीज़ आ सकती है। तो आप ये मत समझे कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है वो 9th के मॉडल पेपर में लिखी हुई है तो आपके पेपर में नहीं आ सकती, या कोई चीज़ ऐसी है, या कंजंक्शन नहीं लिखी हुई थी तो कंजंक्शन आ जाए, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जो भी आपके एसएलओ के अंदर मेंशन चीज़ें हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं हम दोबारा इसी पे। अच्छा, मसीरा कह रही है उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए। सैम्पल रिस्पॉन्स पे जाते हैं, नहीं सैम्पल रिस्पॉन्स पे नहीं था वो, यस। जब आपने अपनी एबिलिटी शो करनी होती है ना किसी चीज़ के बारे में, कोई काम ये कर सकता है, ठीक है, तो आप उसके लिए कैन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टीच, ठीक है, यू कैन डू समथिंग, यू कैन कुक मे बी। ठीक है, तो जो भी आप किसी की एबिलिटी शो करते हैं उसके लिए आप कैन का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरह परमिशन आपने किसी से लेनी होती है तो मे, जैसे आप स्कूल में कहते हैं ना मे आई कम इन, मे यू प्लीज़ हेल्प मी, या कुछ भी आपने मे गेट समथिंग लाइक दैट, तो आप इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं टू गेट परमिशन। फिर उसी तरह पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कुड कहते हैं, कुड यू प्लीज़ पास मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन दैट। तो ये आप वर्ड यूज़ करते हैं किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। सिमिलरली ऑब्लिगेशन, जब आपने किसी चीज़ के बारे में बताना होता है कि आपने ये यू मस्ट ओपन योर फास्ट एट मगरिब, ठीक है, यू मस्ट ऑफर योर प्रेयर्स, यू मस्ट गो फॉर वॉक डेली। तो जो भी कोई ऑब्लिगेशन है, कोई चीज़ है जो आपने करनी चाहिए, वो उसके लिए मस्ट यूज़ करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने जो एक सेंटेंस यूज़ किया यू मस्ट गो फॉर वॉक, वो ऑब्लिगेशन में नहीं आएगा, वो एडवाइस में आएगा। आप उसी तरह किसी को एडवाइस कर रहे हैं, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड गो फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, जब आप किसी को कोई एडवाइस कर रहे हैं उस टाइम पे आप ये करेंगे। फिर प्रेडिक्शन, कि फ्यूचर में ये होगा, उसके लिए आप विल यूज़ करेंगे। ठीक है, वी विल गो फॉर अ वॉक, या ही विल कम टू विजिट अस, या कुछ भी कोई नॉर्मल बात भी हो सकती है, उसके लिए आप विल यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो हैं ये आपके मॉडल वर्ब्स हैं, या आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मैंने आपको फिर से बता रही हूँ
कि आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसको प्रिपेयर नहीं करना, ग्रामर के अंदर जितनी चीज़ें हमने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर की हैं वो सब की सब आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, उसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने SLOs को फॉलो करना है, नॉट ओनली योर मॉडल पेपर, ओके। या वो इनफॉर्मल में यूज हो सकता है मसीरा। हम अपने क्वेश्चन पेपर पे वापस आते हैं, हमने कहाँ तक कर लिया था, ओके तो ये हमने कर लिया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, मॉडिफाई द सेंटेंसेज एंड रीराइट इट विद द अप्रोप्रिएट एडवर्ब फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स। अब आपके पास यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उसमें एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो कि एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज फ्रेज कह सकते हैं, उसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू एडवर्ब, ठीक है। ही स्पोक इन अ वेरी जेंटल टोन, तो आप इसको कह सकते हैं ही स्पोक जेंटली, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन जो आए वो एडवर्ब पे आए, वो किसी भी चीज़ पे आ सकता है, आपके SLOs में से किसी कोई भी ग्रामेटिकल पोर्शन में से आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन है कि जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ रहा है, ओके। अच्छा, फिर उसी तरह द बेबी क्राइड इन अ लाउड वॉइस, द बेबी क्राइड लाउडली, आप इसको इस तरीके से कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने इन सारों को अटेम्प्ट करना है। ये बहुत आसान होंगे, लेकिन उस टाइम पर आपके जो आपको अपने उसमें सेंसेस में रहना है, उस टाइम पे आपने पैनिक नहीं करना कि क्वेश्चन तो हमने नहीं अटेम्प्ट किया था, ये कैसे आ गया। तो ये कहीं से भी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, उस टाइम पे आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, आपको आता सब कुछ है, हम ऑलरेडी इन सब चीज़ों को क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको करना है। फिर नेक्स्ट आएंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग पैराग्राफ फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, ठीक है। ओके मसीरा, मेरे पास यहाँ पे सैम्पल रिस्पॉन्स मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैच कर दिएगा, ठीक है। बल्कि मैं आपको कर देती हूँ, कैन, मे, could, must, should and will, ठीक है। स्क्रीन नॉट विजिबल, इज इट विजिबल नाउ? Screen is still not visible. I don't know what's wrong. हाँ, हो सकता है मसीरा आपकी तरफ इंटरनेट का इशू, बिकॉज आई कैन सी द स्क्रीन ऑन द अदर स्क्रीन, वहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से विजिबल है। अच्छा, तो हम आगे मूव करते हैं। आप YouTube पे देखिएगा, मैं उसमें ये आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकती हैं वहाँ पे। अच्छा, हम वापस चलते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हमने पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करना है। अच्छा, ओके। अब आपने क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग पैराग्राफ फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर ये पैराग्राफ की फॉर्म में है, ये सेंटेंसेस की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। मदर सेड वेक अप अर्ली टुमारो, सैम आस्क्ड व्हाई मॉम, द मदर क्लैरिफाइड वी हैव टू अटेंड योर कजन्स वेडिंग, गेट रेडी ऑन टाइम। अब देखिए, इट्स अ कन्वर्सेशन, तो अब आप ये नहीं कह सकते मदर सेड, सैम सेड, नहीं, ही रिप्लाइड करके आप इसको आंसर करेंगे, या सैम रिप्लाइड, ठीक है। मैं आपको ये सैम्पल रिस्पॉन्स में आपको ये भी दिखा देती हूँ कि इसका आंसर आप लोगों ने किस तरीके से लिखना है। मदर टोल्ड सैम टू वेक अप अर्ली द नेक्स्ट डे, सैम आस्क्ड हिज मदर व्हाई, द मदर एक्सप्लेन दैट दे हैड टू अटेंड हिज कजन्स वेडिंग एंड टोल्ड हिम टू गेट रेडी ऑन टाइम। देखिए, अब ये एक बिल्कुल फ्लो में आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ओके मसीरा, मैंने आप ना इसको यूट्यूब पे देख लिएगा, जो पिछले बार आप मुझसे पूछ रही थी, मैंने वो वहाँ पर शो किया था, मेरा ख्याल आपका इंटरनेट का इशू आ रहा था। अच्छा, तो इस तरीके से आप लोगों ने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में करना है, उसके अंदर एक स्मूथ नज़र आनी चाहिए, ट्रांजिशन नज़र आनी चाहिए, ऐसा ना लगे कि सिर्फ सेंटेंसेस को उठा के लिख दिया गया है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आई होगी कि सेक्शन बी के अंदर मार्क्स गेन करने का क्या तरीका है। ओके, लेट्स मूव टू सेक्शन सी नाउ। सेक्शन सी आपके पास 21 मार्क का है, ठीक है। 21 मार्क्स का मतलब ये है कि आपके पास अब इसमें जो टाइम बच गया है वो 1 आवर कह सकते हैं हम, या फिर हम 1 आवर 10 मिनट्स कह सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम आपने इस सेक्शन को नहीं देना, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस सेक्शन के अंदर हर क्वेश्चन कंपल्सरी है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज कंपल्सरी। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सबसे पहले तो अब अपनी आंसर शीट पे जाएंगे, ई शीट पे, और वहाँ पे जाके क्वेश्चन नंबर 5 की जगह ढूंढकर वहाँ पर आप लिखेंगे
आपका जो भी क्वेश्चन होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये पहली दफ़ा आपके एग्जाम का पार्ट बना है, इससे पहले पिछले 1 सालों के अंदर कुछ कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, नैरेटिव बेस्ड। तो मैं आपको बताऊंगी आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है और किस तरीके से आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे पहले राइट अ शॉर्ट बट कोहेरेंट नैरेटिव बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ द गिवन 3 क्यूज, अ टॉपिक, अ मोरल एंड अ प्रॉम्प्ट सिनेरियो। अच्छा, अब आपके पास जो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे किसी भी जगह पे पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ, ना ही नैरेटिव एस्से लिखा हुआ है। उन्होंने सिर्फ कहा है कि आपने नैरेटिव लिखना है, ठीक है। नैरेटिव राइटिंग जो है बेसिकली वो क्या होती है, वो स्टोरी राइटिंग होती है। इसको हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं एक सेपरेट क्लास के अंदर। अगर आपने वो क्लास नहीं ली तो आप उसको दोबारा जाके यूट्यूब पे सर्च करके उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ना इसमें आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, ना ही ये एस्से है, ये एक नैरेटिव है, नैरेटिव राइटिंग है, नैरेटिव टेक्स्ट है जो आपने यहाँ पे बनाना है। आपके पास 3 तरह के इसमें ऑप्शंस आएंगे, जिसके अंदर आपके पास एक टॉपिक होगा, एक मोरल होगा और एक कोई प्रॉम्प्ट होगा, कोई सिनेरियो होगा जिस सिनेरियो पे आपने लिखना होगा। जिस तरीके से यहाँ पे आपके पास एक लिखा हुआ है, एक सिनेरियो दिया गया है, एक प्रॉम्प्ट दिया गया है, उसी तरह काइंडनेस मेक्स द वर्ल्ड बेटर, ये आपके पास एक मोरल है। अ लेसन लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक, ये एक टॉपिक है। एक टॉपिक आएगा, एक मोरल आएगा और एक सिनेरियो आएगा। लेकिन इन सबको लिखते वक्त आपने अपने दिमाग में एक क्राइटेरिया है जो रखना है। वो क्या है? सबसे पहले तो हम फेडरल बोर्ड की वेबसाइट वाला क्राइटेरिया ही देख लेते हैं। तो आप जाएंगे इन नोट्स में, सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर आप इसको देखें तो आप यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नैरेटिव राइटिंग। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट अ नैरेटिव in 100 to 125 words on any one of the given 3 cues, topic, moral or prompt, ठीक है, related to daily life. The narrative exhibiting conflict, problem, dialogue, description, logical development, conclusion, clarity and coherence, using correct language mechanics लैंग्वेज मैकेनिक्स विल बी अवॉर्डेड मैक्सिमम मार्क्स। अब आपके पास ये चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। अब आपको याद होगा कि जो आपकी सेपरेट क्लास हुई थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था नैरेटिव राइटिंग को, तो उस नैरेटिव राइटिंग के अंदर मैंने आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम, डायलॉग, हर एक चीज़ बताई थी। और डायलॉग राइटिंग की सेपरेट क्लास के अंदर भी बताया था कि आपने 1 या 2 से ज़्यादा डायलॉग्स ऐड नहीं करने अपनी नैरेटिव राइटिंग के अंदर। लेकिन आपसे यहाँ डिमांड की जा रही है डायलॉग की, तो आपने 1-2 डायलॉग जरूर ऐड करना है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन आपकी सेटिंग के अंदर आ जाएगी जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आपने अपनी नैरेटिव राइटिंग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यही मार्किंग क्राइटेरिया, इसमें मार्क्स आपको किस तरीके से दिए जाएंगे। सबसे पहले तो देखें, आपकी क्लियर बिगनिंग, मिडिल और एंड होना चाहिए। अब क्लियर बिगनिंग, मिडिल, एंड का मतलब क्या है? अगर आपको याद हो तो हमने जब नैरेटिव राइटिंग की थी तो मैंने आप लोगों को एक ये ग्राफ बना के दिखाया था इस तरीके से कि आपकी स्टोरी, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और रेजोल्यूशन, ये 5 चीज़ें आपकी स्टोरी के अंदर मौजूद होनी चाहिए कि आपकी स्टोरी एक स्मूथली चले, जो कि आपकी डिस्क्रिप्शन दे सोसाइटी, जिस जगह पर भी आपका जो स्टोरी है वो टेक प्लेस होगी। फॉर एग्जांपल इस रूम के अंदर है तो इस रूम की डिस्क्रिप्शन होगी, तो वहीं से डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हुए राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन, ये सब कुछ होना ज़रूरी है। उसके अंदर एक मोरल होना ज़रूरी है, उसके अंदर डायलॉग होना ज़रूरी है, ठीक है। डायलॉग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 2 लोगों की कन्वर्सेशन, आप एक इंसान की भी कोई बात आप उसमें लिख सकते हैं, ही शाउटेड, और साथ आप उसको वो लिख दें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जिस तरीके से उसको लिखा जाता है, ठीक है। और उसके अंदर ग्रामर एंड वोकैबुलरी, हर एक चीज़ का आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। फिर आते हैं हम सैम्पल रिस्पॉन्स की तरफ। तो ये एक सैम्पल रिस्पॉन्स है जो कि आपके सामने लिखा गया है, आप इसको भी इस तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा खुद से भी एक स्टोरी लिखकर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर से हम खोलेंगे अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर को। अच्छा, अब क्वेश्चन पेपर पे हम फिर से वहीं पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यूज द करेक्ट कंजंक्शंस फ्रॉम द लिस्ट बिलो टू कंप्लीट द पैराग्राफ। अब आपके पास ये एक पैराग्राफ है जिसके अंदर कंजंक्शंस दी गई हैं। वेरी गुड, हमारा ऑलरेडी कर चुकी हैं। ओके गुड। अब इसके अंदर आपके पास जो कंजंक्शंस हैं वो आपने, दीज आर सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने करना है, आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है विद दीज वर्ड्स। आपके पास वर्ड बैंक दिया गया है। एक बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आपके पास यहाँ पे कंजंक्शन देखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो इस साल का पेपर आएगा उसके अंदर भी यहाँ पर कंजंक्शन आएंगी। मैं आपको ये बात
दोबारा दिखा देती हूँ, मार्किंग क्राइटेरिया जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है उसके अंदर इस चीज़ को मेंशन किया गया होगा। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ पैसेज विद 6 blanks. The candidates will be required to fill in any 5 blanks using appropriate conjunctions from the given list to ensure cohesion and coherence. आपने cohesion and coherence का ख्याल रखते वक्त यहाँ पे conjunctions का इस्तेमाल करना है। इसकी जगह ट्रांजिशनल डिवाइसेस का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ यही इसकी डिमांड है इस क्वेश्चन की। आपकी स्कीम के अंदर ये मेंशन नहीं किया गया कि इसकी जगह कोई और क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सेम चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं तो इसलिए यहाँ पर वो क्वेश्चन भी आ सकता है। इट्स द सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने इसको करना है, इसकी जो मार्किंग स्कीम है उसके अंदर आप देख सकते हैं ये मार्किंग क्राइटेरिया है। ये सैम्पल रिस्पॉन्स आपका आ गया, इसके अंदर दिस इज़ द राइट पैराग्राफ, ठीक है। My father was in need of money and moral support because he had suffered losses in business. He was in trouble, therefore he requested his friends to lend him some money or assist him in any other way. However, he was shocked that his friends supported him neither financially nor morally. ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, मेरा ख्याल है आपके सारी जो आंसर्स हैं वो ठीक हैं, ठीक है। आप इनको एक दफ़ा देख सकते हैं, आप चेक करें, इफ़ दे आर करेक्ट तो आप इसमें पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट एन एसे ऑफ 200 to 250 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। अच्छा, अब आपको पता है कि आपके पास 1 घंटा 10 मिनट थे इस पूरे पोर्शन के लिए, तो आपको पता है कि जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है ये तो 5 मिनट का काम है, ठीक है। आप इसको 5 मिनट्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब बाकी जो आपके पास आधा घंटा बच रहा है, आधा घंटा आपके पास स्टोरी के लिए और आधा घंटा आपके पास ऐसे के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये 40 मिनट्स आप ऐसे के लिए कर लें और आप 30 मिनट्स आप इसके लिए कर लें, ठीक है। इसमें भी आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपने टाइम को। तो आपने ये प्रैक्टिस आपने अब जब भी अपना प्री बोर्ड का पेपर दे रहे होंगे, आपने उस टाइम भी देखा होगा, या भी अगर आपने देना होगा तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप किस पार्ट में कितना टाइम लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा अटेम्प्ट करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने अभी कोई पेपर नहीं देना तो आप इसी पेपर को, पूरे पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक है या नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑफ 200 to 250 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। आपके पास ये 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, इसमें से आपने किसी भी एक टॉपिक के ऊपर 200 to 250 वर्ड्स का एसे लिखना है। और एसे की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आपको पता है, आर्ग्यूमेंटेटिव भी होता है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है। तो अब आप, इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके का एसे लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव है, नैरेटिव है, ये क्या है। तो देखिए, हाउ टू बिल्ड अ हैप्पी फैमिली, ठीक है। एक आपके पास ये टॉपिक आया है, एक है पोल्यूशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, और थर्ड है साइबर सिक्योरिटी, हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन। ये 3 टॉपिक्स हैं। अब इन तीनों में से जो भी टॉपिक्स आप इसको चूज़ करेंगे उसको आपने प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी, 3 पैराग्राफ्स ऑफ बॉडी एंड देन कंक्लूजन, 5 पैराग्राफ्स बना के अपने प्रॉपर एसे लिख कर आना है। और मैंने आपको बताया था कि हर पैराग्राफ को आपने डिवीजन करनी है 50 वर्ड्स पे, और 50 to 60 वर्ड्स, इस तरीके से आप अच्छे तरीके से अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई आउटलाइन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आउटलाइन आप उसी तरीके से बना सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई थी, कि आप कॉजेज, इफेक्ट्स, रिकमेंडेशंस कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम है, जिस तरीके से पोल्यूशन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज आ रहा है, या साइबर सिक्योरिटी, और दूसरी तरीके से आप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से ऐसे को लेके चलते हैं। अगर आप इसका मार्किंग क्राइटेरिया पहले हम इसी में देख लें, जो फेडरल बोर्ड ने आपको बताया है कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। अच्छा, अब क्या है, आपको उन्होंने कहा है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट अ मल्टी पैराग्राफ इंफॉर्मेटिव और एक्सप्लेनेटरी एसे of approximately 200 to 250 words using correct language mechanics on any one of the 3 given topics. The essay should be coherent and cohesive and demonstrate accuracy in grammar, syntax and vocabulary. अब ये देखें, ये डिमांड है फेडरल बोर्ड की। अब आपसे क्या चीज़ डिमांड की जा रही है? सबसे पहले मल्टी पैराग्राफ, इन्फॉर्मेटिव या फिर एक्सप्लेनेटरी, 2 ऑप्शन है आपके पास, या फिर इन्फॉर्मेटिव या फिर एक्सप्लेनेटरी, ऐसे जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन मल्टी पैराग्राफ्स होने चाहिए। और पैराग्राफ की लेंथ इक्वल करने के लिए मैंने जो आपको तरीका बताया था कि 50 to 60 वर्ड्स ईच पैराग्राफ करेंगे, तो उससे आपकी पैराग्राफ की लेंथ बिल्कुल इक्वल रहेगी। और बाकी कोहेजन और कोहेरेंस के लिए मैंने आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस का कहा था, आपने उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपका क्राइटेरिया देखें तो इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है,
इसमें देखिए वर्ड लिमिट है 200 टू 250 वर्ड्स। अब मार्किंग किस तरीके से ब्रेक डाउन की जा रही है, कंटेंट एंड रेलेवेंस के 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेरेंस के 2 मार्क्स हैं, ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर के 2 मार्क्स हैं, वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशंस के 2 मार्क्स हैं, ठीक है। और अब आपने अगर 9 टू 10 मार्क्स लेने हैं उसके लिए आपको प्रॉपर जो तरीका मैंने बताया है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको तरीका बताया था, इस तरीके से आप 9 से 10 मार्क्स गेन इजीली कर सकते हैं ऐसे के अंदर। अदरवाइज अगर आपके पास कोई प्रॉपर एक आउटलाइन नहीं होती, आप उसमें जो बात जहाँ भी आप करे जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि उसमें कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस आ रहा है, तो उसमें आपके मार्क्स लूज हो सकते हैं। उसमें आपको 5 to 6 मार्क्स मिल सकते हैं, 7 मार्क्स भी मिल सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपका कंटेंट किस तरह का है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है अपने एग्ज़ाम में और अच्छे से अपने पेपर को अटैम्प्ट करके आना है। आखिरी चीज़, पेपर अटैम्प्ट करने के बाद आपके पास 10 से 15 मिनट होना ज़रूरी है, जिसमें आप अपने हर क्वेश्चन को रिवाइज करें, उसको आप दोबारा से पढ़ें, देखें कि उसके अंदर कोई आपने चीज़ तो नहीं छोड़ दी। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी मिस्टेक्स खुद ही पॉइंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। इस जो आपका जो ये सब्जेक्टिव पेपर है, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप रीराइट कर सकते हैं, आपके पास स्पेस भी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। आपने इसको अपने क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ना है, अपने हर चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास जो अपने आंसर्स लिखे हैं वो वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, वो बिल्कुल ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन है, और फिर आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। बेस्ट ऑफ लक एवरीबडी। अल्लाह हाफ़िज़।